आपके बीच डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। खंड ख चल रहा था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम चला रहे थे। जैसा कि निर्देश में लिखा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 20 क्वेश्चन तक हो गया था वकील खंड ख का। और हमारा प्रश्न यही है कि वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। जैसा कि ये 2 नंबरिंग क्वेश्चन है और अब आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूर याद करके जाइए, क्वेश्चन 100% फंस सकता है। और आपको पहले हम एक मोटिवेशन देना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आपकी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, 100% फंसेगा, मोस्ट क्वेश्चन है। आज का मोटिवेशन ये है विद्यार्थियों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तो आप अपने टारगेट को ध्यान दें और इन सभी चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, अब आपके बीच यही मोटिवेशन था। अब आपके टॉपिक पर हम चलते हैं। ध्यान से पढ़िए, तन मन धन लगाकर टॉप करेंगे। प्रश्न 21 नंबर आपके बीच यही था विद्यार्थियों कि वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। तो आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए कि वन मृदा की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। इतना बताएंगे। सेकेंड वर्जन में आप बताएंगे कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इतना आप बता देंगे, खर्च से आपको 2 नंबर खुशी खुशी मिल जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं विद्यार्थियों, आपके बीच 22 नंबर क्वेश्चन है खंड का कि वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है अब कि वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है। तो आपके बीच अतिलघु उत्तरी प्रश्न में 22 नंबर क्वेश्चन यही पूछा था कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो आप उत्तर हेडिंग डालकर बताएं कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। इतना आप बता देंगे, खर्च से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। आपके भी 23 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं और कैसे लिखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपके क्वेश्चन में यही था कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आप बताइए हेडिंग डालकर कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इतना छोटी सी बात लिख देने पर आपको 2 नंबर खर्चे मिल जाएगा। ठीक है, और अब आपको हम इसी में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपके बीच खंड क का सभी प्रश्न हो चुका था और खंड ख का बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी पिछले वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में आपको भी दिख रहा होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप चलेगा। तो जैसा कि 24 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा होगा कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये मेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और अथवा में क्या है, या तो ये कर लीजिए या तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 3 नंबरिंग का क्वेश्चन ये भी है। तो आपको बार बार मैडम पेपर नहीं बनाना है, तो हम आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन फंसेगा, 100% फुल गारंटी है, जान लीजिए। और 25 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। जैसा कि ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट ये भी है। अथवा में कह रहा है या तो यह कर लीजिए या तो ये, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए। जैसा कि ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन लाजवाब है, 100% उम्मीद के साथ कह सकते हैं डीसीपी सर कि आपके क्वेश्चन पेपर में हर हालत में फंसेंगे। आपको 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, करना आपको केवल 2 ही है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपके भी 24 नंबर क्वेश्चन यही था कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि 2020 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, तो आप उत्तर हेडिंग डालकर ये बताइए कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको
थोड़ा सा और शब्दों में लिखना होगा ताकि एग्जामिनर भी समझे कि विद्यार्थी ने पढ़ा है और अच्छे से लिखा है, इसको पूरा नंबर क्यों न दिया जाए। तो ठीक है, तो आप आगे बता सकते हैं कि मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी और संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इतना आप लिख देंगे, खट से आपको 3 नंबर एग्जामिनर खुशी खुशी दे देगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथवा में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपके भी 24 का अथवा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जैसा कि NCERT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और या से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि ये भी 2020 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है और नदी घाटी और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है और नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। और चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। विद्यार्थियों, आप ये न सोचें कि इतनी लंबी हमें लिखना है, आप एक कहानी के संक्षेप में भी लिख सकते हैं और बशर्ते उससे मिलती जुलती रहे। और जिस प्रकार से आप कहानी को याद करते हैं उसी प्रकार से इसको भी ध्यान में बैठाकर लिख देना है। खट से आपको 3 नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। हाँ, तो विद्यार्थियों के बीच प्रश्न 25 नंबर है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? जैसा कि 2020 में पूछा गया है, तो आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की दिसंबर 1929, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग की। औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, इतना बता दें, खर्च से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी जो अथवा है वो भी फंसने की उम्मीद है। आपके बीच लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा यानी 3 अंक का है। 25 नंबर का अथवा नंबर क्वेश्चन यही है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? जैसा कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन इस बार फंसेगा जरूर। तो आप बताइए कि भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन एक विशिष्ट मुद्दे को लेकर किया गया आंदोलन है और इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बांध बनने को रोकना था और समय समय इस आंदोलन का रूप व्यापक होता गया। तो यही आप कितना खर्च लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपकी ओर बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आपके भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 26, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन पूरे हैं। और अथवा में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? इसको भी अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है
कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबरिंग है। और अथवा में क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की क्रिया या किस प्रकार सहायता करता है। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूरे हैं, पूरे मोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और अब आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कराते हैं, पूरा लर्न करके जाइएगा परीक्षा में। आपके बीच प्रश्न 26 नंबर यही था कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा गया था। अथवा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पैटर्न से 2020 में पूछा गया था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर में आप हेडिंग डालकर बताइए कि जैव विविधता का अर्थ, हेडिंग डालिए, उसके बाद बताइए कि जैव विविधता जीवाणुमंडलों या जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों का विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है और भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है और जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त भी हैं। आप जरा हेडिंग डालकर आगे इतना भी बता सकते हैं कि मानव जीवन के लिए महत्व। आप हेडिंग डालिए, आगे बताते हैं आपको मानव जीवन के लिए महत्व। जरा ध्यान से याद करिए, मानव जीवन के लिए महत्व हेडिंग है। आप बताइए कि मानव अपने आपत्ति या उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है और मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। इतना आप बता दें, खट से आपको एग्जामिनर 6 नंबर दे देगा। कितने नंबर? 6 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अथवा वाला भी आपको बता दें क्योंकि बार बार मॉडल पेपर नहीं बनाना है। आपके भी 26 के अथवा में क्वेश्चन यही था कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान रख लीजिएगा। और उत्तर में आप बताइए कि वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। अब आपको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आगे करते हैं। तो आप बताइए कि संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर में आप बताइए कि एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है और इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। दूसरे वर्जन में आप बताएंगे कि भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संस्कार या संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है और इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। इतना आप बताएंगे, खट से आपको 6 नंबर बिना कहे सुने मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद करके जाइए कहानी की तरह, अच्छे से राइटिंग बैठा कर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखते हैं। आपके भी 27 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्रक को परिभाषित कीजिए। तो आप 2020 में जैसा कि देख सकते हैं पूछा गया है, तो आप हेडिंग डालिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर। तो हेडिंग 3 पार्ट में बांटिए और आप बताइए, क्रम संख्या में 2 ही आप अंतर बता सकते हैं। कि प्राथमिक क्षेत्र में आप पहले बताइए कि इसे कृषि और सहयोगी सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और द्वितीय क्षेत्र में आप बताइए कि इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और तृतीय क्षेत्र में बताइए कि इसे सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बस इतना ही। दूसरे नंबर पर आप बता सकते हैं कि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन
करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और यह क्षेत्रक एक वस्तु का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता बढ़ा देता है। कौन? द्वितीयक क्षेत्रक। और तृतीय क्षेत्र में बता सकते हैं कि वह क्षेत्रक प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों को उपयोगी सेवाओं प्रदान कर उसकी कार्यशीलता को सहज बना देता है। इतना आप बताएंगे, खर्च आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा विद्यार्थियों, बार बार कह रहे हैं। जैसा कि 27 का 8वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। जैसा कि 2020 में पूछा गया, देख सकते हैं। तो आप उत्तर में बताइए कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाता है। पहला नंबर, इससे व्यक्ति या कंपनी अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार आयात और निर्यात कर सकती है। दूसरा नंबर आप बता सकते हैं कि व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाने से आयात और निर्यात में आसानी होती है। तीसरे नंबर आप बताएं कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियां अन्य देशों में अपने कार्यालय और कारखाने खोल लेती है। चौथे नंबर पर आप बताएं कि इससे व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। तो इसी प्रकार व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों में उत्पादन करने को प्रोत्साहन देता है। जहां कहीं भी सस्ता श्रम तथा अन्य सुविधाएं होती हैं, वहां पर कारखाने या अन्य उत्पादन क्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इस तरह वैश्वीकरण में वृद्धि होती है। आपको इतने लिख देना है और खर्च से आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका सामाजिक विज्ञान पेपर अब समाप्त होता है और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से, जितनी भी मेरी वीडियो बनी है बोर्ड की, पूरे से रिपीटेड कर लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा और आपका नंबर 0 रहेगा तो आप पछताएंगे। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। लाइक और डिसलाइक में मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो सभी विद्यार्थियों के प्रति ऑल इंडिया में शेयर कर दो, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें और अपने लाइफ में कुछ करके नया ज़िंदगी बना सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।